नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या कारण है कि दुनिया में ऋण का जाल इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। कितने समय से हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है और एक बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली है। क्या इसके पीछे कारण है? वैश्विक सरकारें इससे निपटने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही हैं? क्या ऐसे इम्प्लीमेंटेशन है जिनको लगा के इस कर्ज को कम किया जा सकता है? ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही में कोई साथी अगर आज चैनल के ऊपर पहली बार अगर आए हैं तो हम आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझा देते हैं कि हम किस तरीके से हमारी तैयारी को करते हैं। सबसे पहला, हम एक दिन में कोई भी एक समाचार लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए तमाम पहलुओं के ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो है वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, यूजुअली 15 से 20 मिनट हम लेते हैं एक वीडियो के अंदर, जहां पर एक अच्छा और कॉम्पैक्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करा दिया जाए पूरे आर्टिकल के बारे में। इसके बाद आप चाहे तो उस आर्टिकल को नहीं भी पढ़े तो भी आपके तमाम इश्यू जो है वो उससे कवर हो जाते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, आज का जो हमारा आर्टिकल रहेगा डिस्कशन के लिए वो है, व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन ग्लोबल डेट। क्या कारण है वैश्विक तौर पर जो कर्जा है, मतलब ग्लोबल डेट अर्थात वैश्विक कर्ज, पूरे विश्व के ऊपर आज जिस तरीके से कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे तमाम कारण क्या क्या। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली कुछ चीजें मैं बता देता हूं, इस आर्टिकल के अंदर तमाम चीजें हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। और ये जो हाल ही में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करी है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं IIF। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ खुलासे हमारे सामने होते हैं, जिसमें कुछ बातें करी जाती है। एक वैश्विक कर्ज जो है वो आज हमारे लिए किस तरीके से चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक आम बात थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, जो यूजुअली हम करते हैं। पहला समझते हैं थोड़ा कर्ज को, जो डेट है आपका, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ज। इसके दो आयाम होते हैं। इसका एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, एक इसका होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, और वहीं पे एक एस्पेक्ट इसका होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। कैसे होगा वो भी हम इसे समझेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कर्ज की बात आती है तो कर्ज को हमेशा नेगेटिवली डिनोट करते हैं हम। मतलब कर्ज होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। बेसिकली नहीं भी होती है, लेकिन जब हम एक राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, हमको एक राष्ट्र को लेकर चलना है, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि एक देश को कर्जा ना लेना पड़े। ठीक है, बेसिकली जितने भी देश हैं आज दुनिया में, आपको सारे देश, यू वोंट बिलीव, लेकिन यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये जो आपके कुछ डेवलप्ड कंट्रीज आपको दिखते हैं, वहां पर भी ऐसी स्थिति है कि उनकी जीडीपी के रेशियो में उनका कर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, और इंडिया के अंदर भी वही स्थिति है। तो कर्ज लिया जाता है, लेकिन कर्ज को लेने के लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करें। बेसिकली अगर आप कर्ज लेके अपने देश में क्या करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी परियोजना में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात आज आपने पैसा लगाया है, तो पूरी संभावना है कि आगे आने वाले 5 या 10 सालों के बाद उसका रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कोई कर्ज लेते हैं, तो इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि सरकार कोई यहाँ पे गलत काम कर रही है। ठीक है, वही इसका नेगेटिव एस्पेक्ट एक और होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि टू पे द लोन्स, टू पे द प्रीवियस लोन्स, या फिर होता है टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, इंटरेस्ट ऑफ द लोन। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फॉर फ्री दिस, अर्थात जब आपके लोन लेने का, जैसे मानो एक देश को पैसे की जरूरत है, भारत को पैसे की जरूरत है, भारत जाता है अमेरिका के पास, भारत जाता है जापान के पास, भारत जाता है विश्व बैंक के पास। इस तरीके से अगर हम किसी भी देश से सपोर्ट लेके लोन अगर लेते हैं, और उस लोन का इस्तेमाल अगर हमारे देश में हम इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, हम हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, सो दैट इज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए यूजुअली हमें लोन लेना पड़ता है। लेकिन जब आप क्यों लोन ले रहे हैं, पहली बात, अगर आपने कोई पहले लोन ले रखा है, उस लोन को चुकाने के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं, तो मतलब आप कौन सी स्थिति पर आ गए हैं, लगभग डिफॉल्टर बन चुके हैं आप। ठीक है, दूसरी बात, आपने पहले कोई लोन ले रखा है और उस लोन के मूलधन देने की बात तो दूर है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात तो काफी दूर रही, आप उसका ब्याज तक देने के लिए कहीं और से लोन लेते हैं। और तीसरी बात होता है, जैसे आजकल की सरकारों में हम अमूमन देखते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के नाम पर बहुत सारी फ्रीबीज जो है वो बांटी जाती है।
मतलब कुछ अपने खाद्य पदार्थ को या फ्री में दे रहे हैं, या किसी तरीके से आप कुछ पैसा, सर्टेन पैसा जो है लोगों के खाते में सीधा डाल रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो इंसान को फ्री में मिलती है उन्हें हम कहते हैं फ्री बाइट्स। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों के लिए पैसा लाते हैं दूसरे देशों से, दूसरे देशों की बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, अगर आप इस तरीके की चीजें लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। ठीक है, अगर आपका लोन बढ़ रहा है, मानो एक देश के ऊपर लोन और डेट अगर बढ़ता है पर उसके मुकाबले लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी अगर अच्छा मिल रहा है, अर्थात उसके मुकाबले लोगों के पास रोजगार भी है, तो इस स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। लोन लिया जा रहा है पर कुछ ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, देश की ग्रोथ के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं और उसके साथ आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिससे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपकी जीडीपी अगर बढ़ रही है, तो फिर उस लोन में कोई बुराई नहीं है। ये बात समझनी होगी, हम सीधा ही लोन को गलत टर्म्स में लेते हैं। लेकिन अगर वही लोन आपकी जीडीपी से कई गुना ज्यादा बढ़ गया और लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा, तो अर्थात वो लोन जो है वो बहुत बुरी स्थिति पर है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमें समझ लेते हैं। अब हम आते हैं कुछ रिपोर्ट्स को अगर देखते हैं, जैसे इसी रिपोर्ट से प्रकाशित ये कुछ ग्राफ है, आप यहां देखना। ये जो रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्होंने क्या बोला है सर, इसको समझना। ग्लोबल डेट हैज राइजन अप्रोक्सीमेट 100 ट्रिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप ना मिलियन की बात कर रहे हैं, ना बिलियन की बात कर रहे हैं, आप सीधा बात कर रहे हैं ट्रिलियन की। कितने ट्रिलियन डॉलर? तो 100 ट्रिलियन डॉलर जो ग्लोबल डेट मतलब वैश्विक ऋण है वो बढ़ चुका है ओवर द लास्ट डिकेड। अर्थात बड़ा है लेकिन कितने सालों में? इन जस्ट 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर पूरे विश्व के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है। ठीक है, ये कुछ खुलासे हैं रिपोर्ट के। द प्रेजेंट डेट इज अराउंड 336 ऑफ ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी। मतलब पूरे हमारे वैश्विक स्तर पर जो हमारा जीडीपी का एक डेटा है उसके मुकाबले 336% लोन है उसके ऊपर। आप इसे यूं समझिए, सिंपल लेमन टर्म्स में अगर आप इसे समझेंगे, अगर मानो आपकी कमाई है पूरे तरीके से 100 रुपए, इतना प्रोडक्शन आपके देश में होता है, और उसके मुकाबले आपको पैसा, आपके ऊपर कितना लोन है? 336 रुपए। तो ये होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, 336% लोन जो है वो एक देश के ऊपर होता है उसकी जीडीपी के मुकाबले, और ये आज पूरे वर्ल्ड की स्थिति है। ग्लोबली हम ये परिस्थिति को देखते हैं। इन द लास्ट 7 क्वार्टर, 7 क्वार्टर्स मतलब एक क्वार्टर जो 3 महीने का होता है। ठीक है, और अगर आप 7 क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो अंतिम 21 महीनों की आप बात कर रहे हैं, सो अप्रोक्सीमेट 2 सालों की बात। विगत 2 सालों की स्थितियों को हम देखें तो इस ग्लोबल डेट के अंदर जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि का लगभग 80% कौन से देशों से आया है? यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, इन देशों से आया है। मतलब इन देशों ने खूब सारा पैसा लिया है। अब इन देशों ने खूब सारा पैसा लिया, उसके पीछे भी कुछ कारण है इस लाइन को पढ़ने के बाद। और वहीं हम बात करें, कुछ विकासशील देश भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी लोन लिए हैं, इसमें इंडिया है, चाइना और ब्राजील है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। अब इन लोगों ने लोन क्यों लिए हैं वो समझना। जब से पैंडेमिक ने हमको हिट करा, मतलब जब 2020 में कोविड का प्रकोप बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा था। ठीक है, 2020 के कोविड का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर यह हुआ कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां रुकी है ना। मतलब आर्थिक तौर पर उतनी सारी एक्टिविटीज अब हो नहीं रही थी। जैसे आप समझते हैं कुछ चीजों को, जैसे ही कोविड आया तो पूरे सारे विश्व में हमने देखा कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आ गई। मतलब ये कि जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है आपके देश के अंदर, कोई आपका प्रोजेक्ट कहीं पे चल रहा है, कुछ लोग कहीं पर किसी साइट के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, आपके ऑफिसेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, ये तमाम गतिविधियां जो है वो पूरे तरीके से रुक गई थी। और जब ये सारी गतिविधियां रुक गई तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो अपना ऋण है, ऋण की मांग में कमी हो गई। क्या हो गई? मतलब भाई ऋण क्यों लिया जाएगा? अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप लेंगे ऋण। समझना इस बात को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? ऋण की मांग में कमी आ गई, और ऋण की अगर मांग में कमी आई तो इसका मतलब है अगर मांग में कमी है तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, तो उससे क्या हुआ? उसकी दर में कमी आ गई। मतलब जिस ब्याज दर पे पहले लोन मिल रहा था, कोविड के बाद वो जो दर है वो काफी कम हुई। और जब कम होती है दर तो फिर कुछ देश आगे आके खूब सारा लोन जो है वो लेते हैं। उन्हीं में कुछ आपके ये देश शामिल है, जिसमें यूएसए हम देखते हैं, जापान देखते हैं, साथ में आपका यूके है, ठीक है, ये देश आ जाते हैं आपके। वहीं हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बात करते हैं तो इंडिया है, चीन है, और साथ में ब्राजील, ठीक है, यहाँ फ्रांस भी आ जाएगा। तो इन देशों ने खूब सारे लोन लिए, ठीक है, सस्ती दरों पर इन्होंने लोन ले लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब वो दरें वापस हम देखते हैं 2022 के बाद उन दरों के अंदर वापस एक एक्सट्रीम राइज देखने को मिला है। मतलब दरें वापस बढ़ने लगी हैं, ठीक है। तो जिन दरों पे लिया गया था और आज दर है, उनमें काफी सारा एक अंतर हमें नजर आता है, ठीक है। इन बातों को समझते हैं हम, फिर देखते हैं हम। अब रही बात ग्लोबल डेट होता क्या है वैश्विक तौर पे। अगर हम
इस वैश्विक ऋण की बात करें तो वैश्विक ऋण के अंदर कौन कौन से ऋण शामिल है? क्या सरकारों के द्वारा लिए गए ऋण ही इसके अंदर शामिल है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें वो सारे लोन शामिल हैं जो या तो किसी सरकार ने लिए हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी ने लिए हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति ने भी अगर वो लोन लिए हैं, तो वो सारे के सारे वैश्विक ऋण के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, आगे चीजों को समझते हैं हम। अब जो गवर्नमेंट लोन लेती है और जो प्राइवेट सेक्टर लोन लेता है उसमें फर्क होता है। गवर्नमेंट यूजुअली अपना पैसा कहां पर खर्च करती है? हम देखते हैं कि सरकारें चलाने के लिए भी कभी कभार हमें लोन लेना पड़ता है, और साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों के, उन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। सरकारें इन चीजों के लिए लोन ले सकती है। समटाइम्स इट टेक्स द लोन टू रिटर्न द लोन टेकन, मतलब पहले आपने कोई लोन किसी देश से ले रखा है, जैसे आपने पहले जापान से लोन ले रखा है, अब जापान से जो लोन लिया है वो चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है नहीं, तो आप गए ब्राजील के पास, ब्राजील से थोड़ा और लोन ले लिया, फिर वो लोन आपको आपने किसको दिया? जापान को दिया, और कुछ पैसा आपने पास रख लिया। मतलब एक लोन को चुकाने के लिए जब हम और दूसरी जगह से लोन लेने पर जाते हैं तो इससे एक बनता है कर्ज जाल। क्या बनता है? मतलब देश लगातार किस में डूबता जा रहा है? एक जाल में डूबता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कर्ज जाल। ठीक है, और कभी कभार सरकार जो है फॉर पेइंग द इंटरेस्ट ओनली, मतलब कभी कभार तो आप लोन पूरा रिटर्न करते हैं एक दूसरी जगह से लोन लेके, पर कुछ समय ऐसी स्थिति भी आती है कि आप पूरा लोन तो पे नहीं करते। सपोज इसको समझिए आप, जैसे मानो ये कंट्री ए है, ठीक है, ये गया इस कंट्री बी के पास और इन्होंने इससे पैसा लिया, मानो 100 अरब का। कितना पैसा लिया? 100 अरब ए ने बी से लिया, ठीक है, और इसको 2 साल के अंदर इसको रिटर्न करना है। ठीक है, और 2 सालों के बाद इनकी स्थिति ऐसी आती है, इनके पास इस बी को चुकाने के लिए 100 अरब नहीं है, तो ये जाता है इस सी के पास, और यहां से हम लेकर आते हैं लगभग 110 अरब, 210 अरब लेकर आते हैं हम, जस्ट सपोज। ठीक है, 210 अरब लेकर आते हैं सी के पास जाके। क्यों? क्योंकि 110 अरब तो इनका है। ठीक है, मतलब 10% इंटरेस्ट पे अगर ये मानो लोन लिया गया तो 110 अरब तो इनको देना है। ठीक है, और साथ में 210 अरब लाए तो 100 अरब इन्होंने अपने पास रखा, और 110 अरब किसे दे दिया? इन्हें दे दिया। अब जहां पर हमारे पास पहले कर्ज कितना था? 110 अरब का था, अब वो कितना हो गया? 210 अरब हुआ। ठीक है, क्योंकि फिर भी इन्हें आवश्यकता होगी। तो अब ये क्या हुआ? धीरे धीरे जब हम इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से पैसा लाते रहते हैं तो एक कंट्री के ऊपर कर्ज जो है वो क्या होता जाता है? हमेशा बढ़ता जाता है। ठीक है, और वहीं हम प्राइवेट एंटिटीज की बात करें, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अगर लोन लेती है तो बेसिकली उनका पर्पस होता है कि वो ऐसी जगह पर उस पैसे को खर्च करते हैं जहां से उन्हें क्या मिले? रिटर्न मिले। मतलब वो करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? मतलब उनको पब्लिक को बहलाने के लिए किसी तरीके की योजनाओं के अंदर पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रॉफिट बेस पे काम करती है। मतलब वहां पे अपना पैसा खर्च करेंगे जहां पर उन्हें क्या मिले? प्रॉफिट्स मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो राइज इन द डेट, ये डेट में राइज कैसे आता है? द सप्लाई ऑफ मनी यूजुअली राइजेस इन ऑल कंट्रीज एज पार्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। हर साल आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो पैसा फ्लो कर रहा है, जो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा जो है वो हर साल होता रहता है, और ये मॉनेटरी प्लान का हिस्सा होता है हर देश के। ठीक है, और इससे अगर चलाना है, अगर सरकारों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, समझना है इस बात को, जैसे मानो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और मॉनेटरी एक्सपेंशन आपको करना है, ठीक है, और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में अगर शॉर्टेज हो जाती है मनी की, किसकी शॉर्टेज हो जाती है? शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है तो मतलब क्या राइज करेगा? प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा राइज करेगा, और हमको एक ऐसी स्थिति दिखेगी जहां पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कुछ पैसा जो देश के अंदर बने रहना चाहिए, जिससे हम कहते हैं लिक्विडिटी का फ्लो। ठीक है, अब सरकारों के पास कमाई बेसिकली कहां से होती है? या तो उनके पास अपने कुछ रेवेन्यूज होते हैं जो राजस्व उन्हें मिलता है, और दूसरा होता है टैक्स। दो तरीके से सरकार पैसे कमा सकती है, और इन दोनों तरीके से अगर आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, रेवेन्यू आपका उतना नहीं है, आपके पास टैक्स कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो दो तरीके हैं, या तो आप कहीं पर जाके बाहर लोन लीजिए, और दूसरा तरीका है आपके पास कि अपने देश का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको किसके अंदर इजाफा करना पड़ेगा? टैक्स के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। और टैक्स के अंदर आपने जो इजाफा किया, अर्थात लोगों की सेविंग के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होगा, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा रह रहा था वो पैसा रहने वाला नहीं। आगे समझते हैं इसे। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, इवन देन डेट्स इंक्रीजेस, दैट इज अ कॉज ऑफ वरी, अपोजिट ऑफ इट इज ओके। देखना, जब हम बात करें इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज की जो दरें हैं वो अगर ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर कर्ज बढ़ रहा, जैसे 2022 से पहले जो कर्ज था, हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर ब्याज की दरें कम थी। उस समय अगर पैसा लिया गया है कुछ देशों के द्वारा तो दैट इज ओके, क्योंकि आपने कम ब्याज दरों पे पैसा लिया, आप उन्हें रिटर्न करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, कुछ समय से ऐसा देखने को मिला है स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स में, कि अब जब ब्याज दरें भी अधिक हैं उसके बावजूद लोन जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज अ कॉज ऑफ वरी। बाकी अगर आपका ब्याज दरें थोड़ा कम है और आपने लोन ले रखा है, सो दैट इज ओके, ठीक है, आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्याज दरें भी ज्यादा और पैसा भी ज्यादा, सो दैट्स अ कॉज ऑफ वरी, है ना। इन द लास्ट 7 क्वार्टर्स, अगर हम अंतिम के 7 क्वार्टर्स की बात करें, we have observed a decline in the global interest rate as economic activity reducing, another one is inflating away of debt by government। ये हमने बात करी कि अंतिम के जो 7 क्वार्टर में हमने देखा है कि कुछ हद तक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रही थी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं।
अब आगे कंसर्न्स हमारे लिए क्या रहते हैं? सबसे पहली बात तो ये सस्टेनेबिलिटी की जगह पे अनसस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। ये डेप्थ अनसस्टेनेबिलिटी कोस्ट बाय फ्री बीज, मतलब जब सरकारें लोक लुभावन योजनाओं के तहत पैसा अगर फ्री में बांटने लगते हैं, कुछ और चीजें अगर वो फ्री में बांटने लगते हैं, तो मतलब ये है कि वो वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और अगर वैसी वोट बैंक की राजनीति होती है और उस वोट बैंक की राजनीति के लिए आप पैसा बाहर के देशों से, बाहर के संगठनों से, बाहर के बैंक से अगर उधार लेकर आकर अपने देश में उसे फ्री में बांट रहे हैं, जबकि आपको पता है उस पैसे से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, ना उससे किसी तरीके का रोजगार सृजन हो रहा है, ना उससे किसी तरीके से देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये वो कहलाती है वो चीजें जो सरकारें फ्री में बांटती है, फ्रीबीज कहते हैं इन्हें। और जब इन फ्रीबीज का नंबर एंड क्वांटिटी जो है वो किसी भी सरकार की योजनाओं में बढ़ती जाती है, तो मतलब है उसके ऊपर डेट, जो कर्ज है, और साथ में उसका जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो प्रयास ये होना चाहिए इन चीजों को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए, इस वजह से हम डेट से थोड़ा निजात पा सके। इन प्रेजेंट सिनेरियो द सेंट्रल बैंक्स आर कंपेल्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स टू फाइट द इन्फ्लेशन एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज वर्तमान में स्थिति क्या है, जैसे हम देख रहे हैं इवन इन इंडिया लगातार हमारे यहाँ पे क्या बढ़ता जा रहा है, महंगाई जो वो बढ़ती जा रही है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, डोमेस्टिक रीजंस भी हो सकते हैं, ग्लोबल रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में महंगाई ज्यादा हो रही है, ठीक है, और लिक्विडिटी भी कम है, मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा भी कम है और महंगाई थोड़ी ज्यादा है, तो मतलब लोग ना कोई चीज खरीदेंगे और इवन अपनी हेल्थ तक के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, खाने पीने की चीजें तक खरीदने के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। इस वजह से सरकार क्या करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट के अंदर चलती रहे, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो मार्केट में बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज इन द डेट माइट लीड अस टू द इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक 2008। अभी जिस तरीके की स्थिति हमारे सामने है कि सस्ती दर पे आपने एक बार लोन दे दिया, इसके बाद उसकी दरें जो है वो बढ़ी। 2008 के अंदर भी कुछ इसी तरीके के क्राइसिस हमको देखने को मिले थे, जब यूएसए के अंदर हमने देखा कि लोन जो है वो बहुत सस्ती रेट पे मिलने शुरू हो गए थे और खूब लोन लिए गए उसके बाद, एंड देन सडनली द राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स वाज ऑब्जर्व देयर। और जब ऐसा होता है उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज जो है वो वापस पैसा रिटर्न करने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लोन जो है वो ले लिया जाता है। फिर हम देखते हैं पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर कहीं ना कहीं पर जाता है। तो ऐसी स्थितियां हम फिर और नहीं देखें, इस वजह से कुछ ऐसे नीतिगत सुधार हैं हमें करने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत की के बारे में। अगर भारत का जो करंट सिचुएशन इन डेट मार्केट है, मतलब भारत के ऊपर कितना कर्जा इस समय है, तो हम बात करें कुल जीडीपी का हमारे 170% जो है वो कर्जा है। और वहीं हम ग्लोबली बात करें तो ये कितना है, 336%, जैसा उस रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ, ठीक है। और वहीं हम बात करें पूरी पब्लिक डेट जो है वो कितना है हमारे ऊपर, मतलब सरकार का जो ऋण है वो है 84% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी जितनी है उसका 84% हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है। तो ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी उस आर्टिकल के बारे में। आप कुछ इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या स्थिति रही है। जैसे 2014 के अंदर पूरे विश्व में जो ग्लोबल डेट है वो अप्रोक्सीमेट $200 के अराउंड, $200 ट्रिलियन के अराउंड था। और वहीं पे धीरे धीरे हम देखते हैं 16, 17, 18 और 19 और 20 और 21 में आप एक राइज देखते हैं, है ना, ये राइज देखते हैं। ये कोविड के कारण ये राइज आया था, यहाँ पे लगभग 350-60 के आसपास भी हमने इसको देखा है, ठीक है। और वहीं हम देखते हैं एक और ग्राफ को देखते हैं, जैसे ये आज ग्लोबल डेट की हम बात करें तो इसके अंदर रोल किसका है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर में जो रोल है वो यूएसए का है, ठीक है, मतलब यूएसए ने ये कर्ज जो है वो लिया है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे यूरेशिया, यूरोपियन और एशियन कंट्रीज ने कुछ जो लोन ले रखा है, और चाइना ने जो लोन ले रखा है वो ये वाला आपको येलो कलर में दिखेगा, और साथ में ग्रीन कलर में मैच्योर मार्केट और साथ में इमर्जिंग मार्केट, इनसे ये लोन लिया गया। आप देखेंगे सर यूएसए का जो लोन लिया गया है उसके अंदर लगातार इजाफा हुआ है, चाइना भी यहाँ पर इस लोन के अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिखाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये अराउंड आज 350 के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है, और इन कंट्रीज का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। तो आई होप सो चीजें क्लियर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा इसके अंदर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर वोट करने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रयास आपको हमारा अच्छा लगता है तो आप एक ही तरीका है जिससे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आगे आने वाले समय में हम इसी तरीके का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराते रहें। फिर से मिलते हैं साथियों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।